Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of इंटरनेशनल बिजनेस। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने सीखा कि इंटरनेशनल बिजनेस कई मीनिंग, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, इसको कवर किया है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स को कवर किया है। आज स्टार्ट करेंगे मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से। तो मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का ओवरव्यू मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस की जो फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी उसमें ही हम लोगों ने ये बताया था कि एक एक डिटेल किस तरीके से आपको एंटर करते हो इंटरनेशनल बिजनेस में। बट इसी को ही एक एलैबोरेट मैनर में बताया हुआ है कि सबसे पहले जो मोड ऑफ एंट्री होती है इंटरनेशनल बिजनेस में वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके होती है। मतलब जब आप गुड्स को कंट्री के बॉर्डर के क्रॉस फॉरवर्ड करते हो, या तो फिर गुड्स या तो फिर सर्विसेज, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसी का नाम होता है। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप गुड्स और सर्विसेज को टू अ कंपनी जो बाहर फॉरेन कंट्री है वहाँ पे भेजते हो, तो जब आप सेल करते हो गुड्स और सर्विसेज का तो वो एक्सपोर्टिंग होता है। और जब आप क्या करते हो, परचेज करते हो, तो वो वाला पार्ट इंपोर्टिंग कहलाता है। जैसे कि गुलाब सोल्ड स्वीट्स टू अ स्टोर इन कैनेडा, और जब आप परचेज करते हो, सामान को खरीदते हो फॉरेन कंपनी से और उनको उनकी करेंसी में पेमेंट करते हो, तो वहाँ पे वो इंपोर्टिंग कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, आप खरीद रहे हो डॉल्स चाइनीज कंपनी से बाय एन इंडियन डॉल्स डीलर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होते हैं वो टिपिकल वे है थ्रू विच जहाँ पे बिजनेस की शुरुआत होती है दियर एक्टिविटीज overseas before moving on to other kinds of international trade. Now the next one is, जब मैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग की बात करती हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी बटी हुई है, डिवाइड किया हुआ है टाइप्स को। दैट इज डायरेक्ट इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग या इनडायरेक्ट इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग, द कंपनी हैंडल्स ऑल ऑफ द नेसेसरी पेपर वर्क for the shipment and finance of goods and services and deals directly। मतलब सारा कुछ पेपर वर्क, एवरी डिटेल डॉक्यूमेंट वो खुद डायरेक्टली मेजर करते हैं, तो वो वाला सप्लायर से, तो वो वाला पार्ट आपका डायरेक्ट इम्पोर्टिंग कहलाता है। और इनडायरेक्ट इम्पोर्टिंग का मतलब होता है जितने भी पेपर वर्क है या डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नेगोशिएट विद फॉरेन सप्लायर्स टू कस्टमर, जो फर्म इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड है। तो फर्म की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे क्या रहती है, फर्म इन्वॉल्व होती है यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे फर्म की जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होती है, एक लिमिटेड फ्रेम से होती है। नेक्स्ट, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के किसी और कंट्री को दे दिया जाता है। जब वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उस पर अपना लेबल, अपना टैग लगाया जाता है एंड देन सेल की जाती है। जैसे सपोज इंडिया में लेबर अगर चीप है तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाला प्रोडक्शन कर दो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए उसके बाद वो जिस भी कंट्री ने उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बोला है वहाँ पे उसकी सेलिंग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी वेल नोन कंपनी, जितनी ही भी जानी मानी कंपनी है इन अ नेशन, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गुड्स को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होती है, क्रिएटेड बाय बिजनेस इन अनदर नेशन। हेयर द कंपनी, यहाँ पे कंपनी अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, प्रोसेस बट लैक मार्केटिंग स्किल। देखो, अपने आप में कंट्री
प्रोडक्ट को बनाने में, स्किल्स जो है उसकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन हो सकता है उनकी मार्केटिंग स्किल्स, उनकी प्रमोशन स्किल्स इतनी इम्प्रूव ना हो, तो तब ये यूज़ किया जाता है। वेयर एज द अदर कंपनी ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट रिप्यूटेशन, वो अपने आइटम्स को आसानी से बेच सकती है। ऑफरिंग दीज आइटम्स एंड सर्विसेज इज नॉट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बट दे डू इट, वो इसलिए करते हैं ताकि उनके नाम का बेनिफिट और रेप्यूटेशन मिल जाए टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट। कॉस्ट उनकी लो है ना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपने किसी और को प्रोडक्ट बोला था बनाने के लिए, तो कॉस्ट वहाँ से कम आई है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट अब बन के तैयार हो चुका है, मैंने उसको टेस्ट कर लिया है, वो क्योंकि मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन वगैरह अच्छी है, तो उनके नाम पे वो प्रोडक्ट अच्छा सेल हो सकता है। लो कॉस्ट टू दियर कस्टमर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक तरीका है, एक ऐसा टाइप है इंटरनेशनल बिजनेस का इन विच अ फर्म, एक फर्म आती है कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है उसको प्रॉपर तरीके से समझाया इसमें गया है। विद अनदर फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म के कॉन्टैक्ट में आती है फॉरेन कंट्री, वो मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स और गुड्स को, जिस हिसाब से उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है उस हिसाब से सारी डिटेल दी जाती है। एंड मल्टीनेशनल फर्म्स, लाइक मल्टीनेशनल फर्म्स एमएनसीज कौन कौन सी हो सकती है, एग्जाम्पल दिया है मेबलिन, लॉरियल, लेविस एंड अदर यूज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज करती है to have their product or component part produced in developing nations. Contract manufacturing is also known as contract manufacturing को international outsourcing भी बोला जाता है। तो या तो इसका अनदर नेम आपसे पूछ सकते हैं या कंपनी के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि लॉरियल है या ये लेविस है, ये कौन सी आपकी टाइप का इंटरनेशनल बिजनेस यूज़ करते हैं ना, इनका मोड क्या है। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग, जहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाता है कि हाँ आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा उन सब की डिसीजन लिया जाता है। व्हेन अ कॉरपोरेशन फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री है जो लाइसेंसर है, लाइसेंस देने वाली है, ग्रांट अ लाइसेंस टू अ कंपनी, मान लो लाइसेंस देने वाली कंपनी अमेरिका है और लाइसेंस मिला इंडिया को, इंडिया हो गई लाइसेंसी कंपनी, वो उसका ब्रांड यूज़ कर सकती है, पेटेंट का इस्तेमाल कर सकती है, ट्रेडमार्क का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कॉपीराइट कर सकती है, मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ कर सकती है टू असिस्ट द अदर सेल इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचेगी। दिस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं लाइसेंसिंग। इसके बदले में इंडिया क्योंकि एक लाइसेंसी है तो वो क्या करेगा, लाइसेंस की फ़ी पे करेगा, ठीक है। द लाइसेंसर कॉरपोरेशन, मतलब जो अमेरिका है, वो एक इन रिटर्न कुछ पोर्शन ऑफ सेल्स रिटर्न मिलेगा उसको, मेक टेक द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, या तो रॉयल्टी की टर्म्स में या फीस की टर्म्स में उसको कुछ पेमेंट मिलेगी। इन अदर नेशन द गवर्नमेंट डिटरमाइन हाउ द रिटर्न आर फिक्स, दिस कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ रेवेन्यू। तो डेवलपिंग नेशन को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, डेवलपिंग नेशन से आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, 5% ही आप मांगोगे उनसे, कि अगर मान लो मेरी 10 लाख की आप हो रही है, 10 लाख की अगर मैं सेल कर रही हूँ, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो 10 लाख का जो 10% है दैट इज़ 1 लाख, और 1 लाख को हाफ कर दोगे तो 50,000, तो 50,000 ही आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 ही चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फॉर इंस्टेंस, अब ये लाइसेंसिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पेप्सी है, फेंटा है, वो किससे बनी हुई है, आर मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, पूरे में कनेक्टेड है और फैली हुई है बाय लोकल बॉटलर्स इन अदर नेशन अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम। द कंपनी दैट प्रोवाइड सच ऑथराइजेशन, अब ये तो हमने पढ़ लिया, जो कंपनी ऑथराइजेशन देती है
दैट इज कॉल्ड द लाइसेंसर। जो एक कंपनी जो कि यूज़ करती है वो हो गई लाइसेंसी, और जो उसके बदले में वो पेमेंट करती है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी और यू कैन से फीस। वाइल द अदर कंपनी इन अ डिफरेंट कंट्री जो रिसीव करती है उसको लाइसेंसी बोला गया है। और जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है नॉलेज की, टेक्नोलॉजी की एंड पेटेंट्स बिटवीन द कंपनीज, अलग अलग कंपनी के बीच में, उसको क्रॉस लाइसेंसिंग बोला जाता है। मान लो दो कंट्री है, अभी मैंने इंडिया और अमेरिका की बात करी थी। मान लो इंडिया अमेरिका से कोई प्रोडक्ट की कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड देन अमेरिका इंडिया से भी कर रहा है। तो जब ये टाइप की मैन्युफैक्चरिंग दोनों कंट्रीज़ करती हैं तो वो दोनों कंट्रीज़ क्या होती हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर भी होता है, क्या होता है फ्रेंचाइजिंग के अंदर, कि फ्रेंचाइजी इज़ द यूनिक राइट, एक हक दे दिया जाता है कि आप गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इवन उनके तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो आपको एक राइट मिला था कि आप गुड्स को बना सकते हो, कॉपीराइट के बेसिस पे उनका नाम यूज़ कर सकते हो, उनका ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप तरीका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि द फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी होता है वो यूनिक राइट होता है, एक ऐसा हक होता है या एक फ्रीडम होता है दैट आ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर को मिलता है टू सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू स्टैब्लिश द सेम बिजनेस एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। प्रोड्यूसर जो है वो यूज़ करता है, उसको हमने क्या बोल रखा है, फ्रेंचाइजी। इन जनरल जो प्रोड्यूसर होता है उसकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन होती है, क्योंकि तभी तो कोई फ्रेंचाइजी लेगा उनसे। इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड, इंडिविजुअल बहुत मोटिवेटेड होते हैं उनकी गुडविल से रिलेटेड, और वो ट्राई करते हैं बिजनेस में एंटर करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। ना जो फ्रेंचाइजिंग है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इस लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट को बनाने का तरीका उनका जो फ्रेंचाइजी है वो देना पड़ेगा। ग्रांट अ राइट बाय वन अनदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए, पेटेंट यूज़ करने के लिए, इन रिटर्न फॉर द एग्रीड पेमेंट। और पेमेंट जो होती है वो फ्रेंचाइजी करता है, और ये फीस होती है एक तरीके से। जो बिजनेस है दैट गिव्स द राइट, ये जो बिजनेस है जो हक देता है, दैट इज़ द पेरेंट कंपनी इज रेफर टू एज फ्रेंचाइजर। और जो बिजनेस को परचेज किया जाता है, जो राइट परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर होता है। ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फर्म है वो मिलके एक साथ आती हैं और वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दोनों आपसी फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर बिजनेसेस डिसाइड टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं, फॉर अ कॉमन गोल एंड म्यूचुअल बेनिफिट। दीज टू कमर्शियल एंटिटीज कुड बी प्राइवेट, ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, और फॉरेन ओन भी हो सकती है। जॉइंट वेंचर आर दोज टाइप ऑफ बिजनेसेस, ये वो बिजनेसेस हैं दैट आर स्टैब्लिश्ड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में दिया जाता है, वेयर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स आर पार्टनर इन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। द ट्रेड इज कैरिड आउट, जो ट्रेड है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो दोनों तीनों कंट्रीज़ की आपसी सहमति से होती है, कोलैबोरेशन के साथ होती है विद द इंपोर्टिंग नेशन फर्म। फॉर इंस्टेंस जो जापानीज वेंचर है ऑफ द इंडियन कंपनी मारुति के साथ किसका कोलैब हो रखा है, जापानीज कंपनी सुजुकी, तो वो मारुति सुजुकी दोनों ही तरीके से उसमें काम करते हैं ना। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन अ फॉरेन कंपनी, जब एक फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करती है, बिजनेस यूनिट को, और एक्वायर अ फुल स्टेक इन एनी डोमेस्टिक कंपनी, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी में स्टेक लेती है पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक कंट्री है, मान लो एक कंट्री है ए,
और वो बी कंट्री के अंदर कोई कंपनी है XYZ, तो उसका पूरा का पूरा स्टेक खुद ले रही है। व्हेन अ फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी है अमेरिका मान लो सपोज, कंपनी स्टैब्लिश अ बिजनेस यूनिट और एक्वायर अ फुल स्टेक इन एनी डोमेस्टिक, या तो वो प्रॉपर तरीके से नया बिजनेस खोल रही है या पुराना ही कोई बिजनेस है उसमें अपना फुल स्टेक ऑक्यूपाई कर रही है, वो होती है होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी आर सेट बाय अ फॉरेन कंपनी, ताकि वो पूरा, अब देखो अगर मान लो अमेरिका ने प्रॉपर XYZ कंपनी को टेक ओवर कर लिया है या अपना प्रॉपर स्टेक दिखा दिया है, तो वो तो उसको कंट्रोल करेगी, उसका प्रॉपर राइट होगा कंट्रोल ओवर देयर ओवरसीज ऑपरेशन। अ होली ओन्ड सब्सिडरी, जो होली ओन्ड सब्सिडरी होती है वो फॉरेन कंट्री में मे बी स्टैब्लिश, वो कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से। सेटिंग अप होली ओन्ड न्यू फर्म इन द फॉरेन लैंड, उसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फील्ड वेंचर भी कहते हैं। एक्वायरिंग एन एस्टैब्लिश फर्म इन अ फॉरेन कंट्री एंड यूजिंग दैट फर्म टू डू बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट इज, ये था हमारा किसके बीच में, ये हम लोगों ने सारे मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस सीखे थे। मोड्स, कितने मोड्स कंसिडर करते हैं उनको हमने सीखा था ना। अभी डिस्कस करते हैं, एक और पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस आप कह सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के सिनेरियो से या तो पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक जो आपका थ्योरिस्ट है या स्पेसिफिक ने क्या अपनी थ्योरी दी थी उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को फंडामेंटल है इंडिविजुअल के लिए, फंडामेंटल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशन टू कॉम्प्रीहेंड द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे काम करता है ये ज़रूरी है। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करोगे तो आपके लिए ये वाला पॉइंट जो है, थ्योरीज वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिजनेस, दीज थ्योरीज शेड लाइट ऑन इंटरनेशनल मार्केट, हाईलाइट द ऑब्स्टिकल्स, आप ये देख पाओगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको, ये सारे पॉइंट्स थ्योरी से क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज शेड लाइट ऑन द इंटरनेशनल मार्केट, हाईलाइट द कंपनीज कैन एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द ग्लोबल मार्केट। इन द डोमेस्टिक बिजनेस इट इज़ क्रूशियल, ये ज़रूरी है टू कंसिडर द बिहेवियर, बिहेवियर को देखना ज़रूरी है, एंड मोटिवेशन ऑफ बायर्स। हाउएवर इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ सॉलिड ग्रास्प ऑफ द फंडामेंटल कॉजेज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और इन सब को अचीव करने के लिए, लेने के लिए, हमें समझने के लिए थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा। थ्योरीज में 2 टाइप की थ्योरीज है, एक है क्लासिकल थ्योरीज, एक है मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर पहले के टाइम पे क्या क्या सिनेरियो होता था या ट्रेड को कैसे कंसीडर करते थे उनके बारे में बात होती है। तो जो क्लासिकल थ्योरी है, द डेवलपर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरीज फॉलो करते हैं कंट्री बेस्ड अप्रोच। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्री बेस्ड अप्रोच कब यूज़ की जाती थी, ट्रेडिशनल पीरियड में या मॉडर्न में, तो आप बोलोगे ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच में, जहाँ पे कंट्री के बेसिस पे ट्रेड की इंफॉर्मेशन डिस्कस होती थी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कंसिडर किया जाता है विद द फैक्ट दैट प्रेफरेंस शुड बी गिवन, प्रेफरेंस दी जाती है ताकि वेल्थ को बढ़ाया जा सके। मेजर क्लासिकल थ्योरी सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, कब आई थी, 16th सेंचुरी में। मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये कहती थी कि पहले जो हमारी कंट्री है उसमें जो ट्रेड होगा वो किस में होगा, कॉइन्स में होगा, गोल्ड वाले, गोल्ड में मेज़र किया जाएगा, जो भी ट्रेड होगा उनको गोल्ड में मेज़र किया जाएगा। तो व्हाट दिस थ्योरी से, इस थ्योरी के हिसाब से कंट्री की जो वेल्थ है, कंट्री की जो वैल्यू है, कंट्री का जो ट्रेड है, उसको आप गोल्ड या सिल्वर, दोनों गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से मेज़र करोगे, विच वॉज थॉट टू बी द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो कि इकोनॉमिक पावर में कंसिडर करेंगे। मर्केंटलिस्ट ये मानते थे कि जो कंट्री है शुड इंक्रीज,
कंट्री को अपनी होल्डिंग मतलब गोल्ड और सिल्वर में जो भी वे इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू है उनको बढ़ाना चाहिए। कौन मानते थे? मर्केंटाइलिस्ट मानते थे कि ये कंट्री को अपनी होल्डिंग जो गोल्ड और सिल्वर की अमाउंट है उनको बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोट, जो आप प्रमोट करोगे, एक्सपोर्ट मतलब क्या करो आप, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते रहो, मतलब अपना सामान बेचते रहो और वहाँ से गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स लेते रहो, ताकि गोल्ड और सिल्वर में आपकी जो हैंडलिंग है, होल्डिंग है, वो बढ़ती जाए। लेकिन आप लोग खुद सोच के देखो कि केवल और केवल एक्सपोर्ट से बात बनेगी, आप सामान को सेल आउट करते रहो। क्या इंडिया या कोई भी कंट्री क्या इतनी केपेबल है कि वो सारा का सारा सामान अपनी कंट्री के अंदर इटसेल्फ बना सके? क्या वो इंडिपेंडेंट है? द आंसर इज नो, वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो उसको वो भी निर्भर करती है किसी और कंट्री पे, और मतलब सारी कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो दैट इज़ वाई ये जो एक्सपोर्ट वाला पॉइंट है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को घटाओ, ये मतलब एक तरीके से नेगेटिव वाला पॉइंट देखने के लिए मिला था मर्केंटाइलिज्म थ्योरी में। टू अचीव दिस, और इस गोल को अचीव करने के लिए दे एडवोकेटेड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को दखलंदाजी देनी पड़ती थी इन ट्रेड थ्रू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जैसे कि गवर्नमेंट क्या लगाती थी, टैरिफ लगाती थी, कोटा लगाती थी। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो क्या करती थी, दैट कुड प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो मेन मकसद है, जो मेन आपका लक्ष्य है, वो ये है, वॉज टू हैव अ ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस हो, ट्रेड सरप्लस कैसे होगा? जब आप एक्सपोर्ट को ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट को कम करोगे। वेयर अ कंट्री, जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट हो वो ज़्यादा हो रेदर देन दियर इंपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कौन सी नेक्स्ट वन है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। देखो कभी कभी जो नाम है उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी किस टाइम पीरियड पे दी गई उस बेसिस पे क्वेश्चन होता है। एंड समवट सिनेरियो के अंदर ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी से क्या रिजल्ट कैलकुलेट होता है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स, ये क्या कहती है थ्योरी? ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी वो ये कहती है कि एक्चुअल में कंट्री जिस प्रोडक्ट में या जिस गुड्स में अच्छी है, जिसमें उसको एडवांटेज मिल रखा है, उसकी वो प्रोडक्शन करे एज कंपेयर टू द अदर थिंग। जैसे इंडिया मान लो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अच्छी है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ, टेक्निक की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी में आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए इनमें। द थिंग इज, जो कंट्री अपने गुड्स में, जिस भी टाइप के गुड्स में अच्छी है, उस टाइप के गुड्स को वो सेल करे, और जिसमें वो वीक है या जिसमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, मतलब प्राइस ज़्यादा होते हैं, उसकी प्रोडक्शन ना करे। एग्जाम्पल से समझना ये, ठीक है? ये है इंडिया, ये है अमेरिका। सपोज टू थिंग्स हैं, एक है राइस और एक है ऑटोमोबाइल, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे इंडिया पर केजी मान लो राइस 10 रुपीज़ का रहता है ना, और अमेरिका में पर केजी 50 का रहता है, और इंडिया में ऑटोमोबाइल्स मान लो, ये भी कंपैरिजन कर रही हूँ, 50 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है? यूनिट्स में कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे ये बोला गया, अब राइस नहीं, यहाँ वीट मान लो, क्योंकि आप बोलोगे कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये राइस और वीट मान लो। तो इंडिया जो राइस की प्रोडक्शन 10 रुपये में करती है, वीट की प्रोडक्शन 50 रुपये में करती है फॉर एग्जांपल। अमेरिका राइस की प्रोडक्शन 50 में करती है, वीट की प्रोडक्शन 10 में करती है। तो इंडिया को एडवांटेज किस में है? राइस की प्रोडक्शन करने में, और अमेरिका को किस में एडवांटेज है? वीट की प्रोडक्शन करने में। इसीलिए इंडिया को जो एडवांटेज मिल रखी है
उस पे उसको काम करना चाहिए। इंडिया को राइस सेल करनी चाहिए और अमेरिका को व्हीट सेल करनी चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये कंट्री कहती थी, ये जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि एक कंट्री जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है जिस गुड्स और सर्विस में, उसकी वो प्रोडक्शन करे rather than other countries. This specialization will lead to increase. ये जो specialization है इसकी वजह से इसकी efficiency बढ़ जाएगी ओवरऑल आउटपुट की, और वो प्रोड्यूस कर पाएगी कंट्री एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। ये जो थ्योरी थी ये बताती थी दैट फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए और हर एक कंट्री जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उससे और जिसमें वो अनस्पेशलाइज्ड है, ठीक है, उन दोनों को ट्रीटमेंट अच्छे से एक दूसरे से डील करना चाहिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नेशन हैव, हर एक नेशन की एक अलग तरीके की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है जिसमें वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम, वो ले सकते हैं एक दूसरे को सेल या परचेज करके। नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज ये दिया था डेविड रिकार्डो ने, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बात करती है कंपैरेटिव एडवांटेज की तरह ही। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज की तरह ही बात करती है। यहाँ पे जो कंट्री है, मान लो इंडिया की बात कर रहे हैं एंड अमेरिका, दो की कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ए, ये हो गया बी। अब मान लो इंडिया कंट्री जो है ए प्रोडक्ट 5 रुपीज़ में सेल करती है, अमेरिका 6 रुपीज़ में सेल करती है। इंडिया जो बी प्रोडक्ट है वो 4 रुपीज़ में सेल करती है, अमेरिका ये प्रोडक्ट 3 रुपीज़ में सेल करती है। ₹5 में सेल करती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इंडिया भले ही ए और बी दोनों प्रोडक्ट को सस्ता बेच रही है अमेरिका से, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो कि ये 5 रुपीज़ और ये 4 रुपीज़ दोनों में ही कम है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो ये देखा जाए कि इंडिया किस में कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है, तो इंडिया ए जो प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट बेच रही है उसमें ज़्यादा सेल कर ले रही है। और अगर ये इस तरीके से होता तो यहाँ पे कौन सा हो गया सस्ता, ये वाला हो गया। तो कंपैरिजन करेंगे, भले ही दोनों प्रोडक्ट सेल कर रही हो सस्ते दाम पे, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला प्रोडक्ट सस्ता है और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है 6, तो अमेरिका को जो ए प्रोडक्ट है वो सेल करना है और इंडिया को बी प्रोडक्ट है वो सेल करना है। व्हाट दिस थ्योरी स्टेट, दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट अ कंट्री जो कि स्पेशलाइज है गुड्स को सेल करने में, जहाँ पे उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है, इट कैन प्रोड्यूस द गुड्स जो कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे सेल करे और इसी तरीके से वो स्पेशलाइज हो जाएगी कंट्री को ओवरऑल इन आउटपुट को बढ़ाने में। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी यही कहती है कि एक कंट्री जो है वो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अच्छी है। अगर वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में अच्छी है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की सेलिंग करे। अगर वो आपका लेबर इंटेंसिव के अलावा कौन सी होती है, और दूसरी होती है मान लो लेबर के अलावा हो जाएगी कि वो मनी वाले में अच्छी है, तो उनको कौन से दूसरे टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। तो ये एली हेक्शल ने दिया था, इन्होंने कहा था व्हाट दिस थ्योरी स्टेट, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी को हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी ये कहती थी कि कंट्री जिसमें स्पेशलाइज है एक्सपोर्ट करने में, उसमें जो फैक्टर की रिक्वायरमेंट है लेबर और कैपिटल, मनी मतलब कैपिटल,
तो अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अच्छी है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की सेल करे, एक्सपोर्ट करे, और जिसमें वो अच्छी नहीं है उसको वो इंपोर्ट करे, इंपोर्ट गुड्स जिसमें उसको कमी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ये थ्योरी ये भी कहती थी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, जिससे हम क्या कर पाएंगे, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रोड्यूस कर पाएंगे और अच्छे गुड्स। ये जो थ्योरी थी एक्सप्लेन करती थी कि वाई कंट्री, जो कंट्रीज़ है वो अपने काम में क्यों स्पेशलाइज है इंडस्ट्री, एंड हाउ जो ट्रेड है उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मॉडर्न एंड जो फर्म बेस्ड अप्रोच है इसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया किन किन पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टाइप की लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसका रिवर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा आपको। बाकी आप लोग बहुत सारे MCQs, PYQs ट्राई करते रहो अलग अलग सर्चेस के थ्रू, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कमांड बन जाए। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।